नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, हरियाणा पावर यूटिलिटी, श्रीमान प्रणव किशोर दास जी। माननीय महोदय जी, आपने अपना कीमती समय में से समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। और आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से माननीय चेयरमैन साहब ने आज जींद जिले में आकर दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम से संबंधित जनता की समस्याओं को सुना, उनकी जन समस्या को तुरंत मौके पर ही निस्तारण किया और भविष्य के लिए योजनाएं किस प्रकार से पावर डिपार्टमेंट हरियाणा क्या विज़न लेके चला है, माननीय चेयरमैन सर से ही जानते हैं। चेयरमैन सर, किस प्रकार का विज़न आप लेके चले हैं हरियाणा पावर यूटिलिटी को देश का सर्वोच्च उत्पादन क्षमता में ले जाने के लिए? सर देखिए, ये जो साल है 2023, ये कई मायने में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ के लिए। 1998 में तब के बिजली बोर्ड में घाटा, इनएफिशिएंसी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अभाव को देखते हुए सरकार ने फैसला किया था कि बोर्ड को तोड़ के उसके जगह अनबंडलिंग करके 4 कंपनी बनाएंगे जी। 1998 अगस्त में ये काम हुआ था जी। और इस साल इसी महीने हम इसके 25 साल पूरे कर रहे हैं जी। उद्देश्य था कि जो कंपनियां बनेगी ये यथेष्ट मात्रा में बिजली सप्लाई करेंगे, अच्छे गुणवत्ता की बिजली सप्लाई करेंगे और आर्थिक दृष्टि से अपने पैर पर खड़े होंगे जी। अगर मैं ये पिछले उस समय 1998 में जब ये मसला हुआ था, उस समय में भी बिजली विभाग में मैं था जी। और मुझे हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था जी। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि पिछले 25 साल में काफ़ी समय तक मैं बिजली विभाग के साथ, निगमों के साथ जुड़ा रहा हूँ जी। और आज जब पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ कि आज राज्य में 24 घंटे बिजली देने के लिए हम सक्षम हैं जी। आज जहां उस समय 8 घंटे शहर में भी कटते थे, आज हम 5500 ऐसे गांव हैं जहां 21 से 24 घंटे की बिजली सप्लाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और हमारी ये सपना है कि हरियाणा के हर गांव, हर ढाणी, हर डेरा में बिजली पहुंचे और बिजली के जरिए जो एक जीवन जीने का जो स्तर है वो लोगों का ऊँचा हो जी। पिछले साल गर्मी में उत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों में बिजली की कमी थी जी। तो उन्होंने इंडस्ट्री को बिजली देना बंद कर दिया था। कई जगह शहरों में भी बिजली की कटौती लगी थी जी। लेकिन हरियाणा एकमात्र राज्य था जो ज़्यादा कीमत पर बिजली खरीदा जी। लेकिन बिजली ना देने वाला जो एक ऑप्शन है उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। भारत सरकार के एक उपक्रम द्वारा हर साल बिजली उस रेटिंग में इस साल दोनों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दोनों को A+ रेटिंग मिला है जी। सरकारी निगमों में गुजरात और हरियाणा, ये 2 ही स्टेट के निगमों को ये रेटिंग मिला है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि युग्म रूप से गुजरात और हरियाणा दोनों पूरे सर्वभारतीय स्तर पर नंबर 1 पोजीशन पर है जी। और कमर्शियली देखा जाए तो 22-23 में जो आर्थिक वर्ष है उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा दोनों कंपनियों ने कमाया है जी। और सबसे बड़ी बात है, अपने जो गुणवत्ता काम करने का जो तरीका है उसको बदल के हमारी जो ATC लॉस होती है जो कहीं 40% से ऊपर होता था उसको कम करके पिछले साल हम उनसे 12% पे ले आए जी। जिसकी जिसकी वजह से पिछले 6 साल में बिजली का दर वृद्धि ना करते हुए भी ये हमारी मुनाफा हुआ है जी। और हमारी ये कोशिश शिकायत ना हो तो दूर करने के लिए उनको कहीं भागना ना पड़े जी। और ऑनलाइन वो अपनी शिकायत दर्ज कर पाएँ और ऑनलाइन ही तुरंत उनके शिकायत का निवारण हो जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे ये टारगेट है जी। साथ साथ हमारा ये टारगेट है किसी भी कारण में बिजली सप्लाई में अगर बाधा होता है तो कितनी जल्दी हम दोबारा से सप्लाई शुरू कर सकते हैं, ये एक चैलेंज है जी। उसके लिए कुछ मैकेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरिंग जी और सफिशिएंट नंबर ऑफ मैन पावर जी, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी अभी 2 चैलेंज है। एक चैलेंज है कि कमर्शियल साइकिल
जी। यानी मीटर रीडिंग से लेके बिल पेमेंट तक, इसमें कोई भी आम आदमी को, आम कंज्यूमर को दिक्कत ना हो। जी। दूसरा है, जो हमारी ऑपरेशन मेंटेनेंस इतना दुरुस्त हो कि अगर कहीं बिजली ख़राब होती है तो हम तुरंत उसको ठीक कर पाएँ, या अगर खराबी ऐसे है जैसे अभी कुछ दिन पहले अम्बाला शहर में जी, बाढ़ हो गया, हमारे 6 सब स्टेशन के अंदर पानी चला गया। जी। तो नेचुरली अगर उस समय अगर बिजली चालू रखेंगे, शहर में भी पानी है, सब स्टेशन में पानी है, बड़ा हादसा हो सकता था। जी। इसीलिए हमने सब स्टेशन बंद रखा। जी। लेकिन उसके अगले दिन शाम तक हमने जहाँ पंप के जरिए पीने के पानी की सप्लाई होता था, जी। उसको हमने चालू कर दिया। जी। फिर हमने बारी बारी जैसे ही पानी घटता गया अपने सब स्टेशन को चालू किया। जी। सबसे बड़ी बात है कि ये जब हम कर रहे थे, हमने लोगों को बताया जी। ये क्यों बंद है और इससे उनका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा अगर हम चलाएंगे। जी। क्योंकि अगर हम किसी सब स्टेशन में आग लग जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है, तो 2 महीने के लिए सब स्टेशन बंद हो जाएगा, तो लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगा। जी। लेकिन कितनी जल्दी आएगा उसका भी हम सूचना दे रहे थे। जी। अभी हमारी एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर हैं, उन लोगों के लिए फीडर वाइज व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं जी। कि आपका भी चल रहा है, इस वजह से बंद हो गया, इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। ये धीरे धीरे हर एक फीडर में होगा। जी। जहाँ एक लोकेलिटी के कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को खबर मिल जाएगा कि ये जो खराबी हुई है ये थोड़ी समय की है, ठीक हो जाएगा। ये खराबी लाइन टूट जाने की वजह से हुआ है, 8 घंटा लगेगा। लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को हम एजुकेट करें, अवेयर करें। उनको ये नहीं होना कि भाई ऊपर वाला जो दिया वो ही सही है, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। हम लोगों के सेवा करने के लिए बैठे हैं और लोगों को हमारी कार्य दक्षता के बारे में, हमारे कार्य करने के तरीके के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सोच के काम कर रहे हैं। जी। दास साहब, जिस प्रकार से आपने बताया कि प्राकृतिक आपदा के समय में भी आपने 24 आवर के बाद ही आपने तुरंत सप्लाई चालू कर दी और आम जन तक उनकी सेवाएं निर्बाध तरीके से आप प्रेषित करते रहे, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं पूरे डिपार्टमेंट को और पूरे पावर यूटिलिटी डिपार्टमेंट को। दास साहब, जिस प्रकार से आपने बताया कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस एक पार्ट है किसी भी पावर यूटिलिटी डिपार्टमेंट का, एक चीज़ नहीं समझ में आती, जब हमारे पास मैन पावर रेगुलर एम्प्लॉइज़ हमारे पास हैं, उसके बाद भी हम क्यों ठेका प्रथा के थ्रू मेंटेनेंस का काम कहीं जनरेशन में है, कहीं ट्रांसमिशन में है, वो इशू समझ में नहीं आता। उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए दास। ओके, इसको जनरेशन को एक साइड में रखते हैं और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एक साइड में रखते हैं। जी। जो हमारे थर्मल प्लांट है उसमें कुछ एक काम ऐसे हैं जो काम हम खुद अपने सुपरविज़न में करवा नहीं पाते। जी। जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट है, जी। कोल मिल है। जी। ये काम इवन कैंटीन है। हमने देखा है कि कोल हैंडलिंग प्लांट में हरियाणा के जो एवरेज जो वर्कर है जी। वो कर नहीं पाते हैं। आपको पता है कि गर्मी के दिनों में कोल यार्ड में आप खड़ा नहीं हो सकते, इतनी गर्मी होती है कोल में। जी। जी। बल्कि अपने आप आग लगने की खतरा रहता है। हम उसमें सिंचाई करते रहते हैं, जी। जी। छिड़काव करते रहते हैं ताकि आग ना लग जाए। जी। तो आप देखेंगे जो रोड का काम होता है, बिटुमेन का काम होता है, जी। उसमें बाहर से वर्कर आते हैं। जी। ये काम भी बाहर से आते हैं। जी। और ये काम इतना मुश्किल है कि उन वर्करों को बाहर से लाना, उनसे काम लेना, ये हमारे आम अधिकारियों के बूते का नहीं है। जी। इसीलिए थर्मल प्लांट में कुछ एक चुनिंदा जो काम है वो हम सर्विस के रूप में दूसरों से लेते हैं। जी। बाकी सारे काम हम अपने रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर से कराते हैं। जी। जहाँ तक उत्तर और दक्षिण डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात है, हम गर्मी के दिनों में कुछ ज़्यादा मैन पावर लगा लेते हैं। जी। और एक चीज़ ये है कि जो बिजली कंपनियां हैं, सरकार की बाकी विभाग और बाकी कंपनियों की तरह इन लोगों की जो रेगुलर सिलेक्शन होती है, जी। वो रेगुलर सिलेक्शन या तो ये जो सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए होता है। जी। हम अपने रिक्विजिशन उनको भेजते हैं, फिर वो सिलेक्शन करते हैं। जी। कई बार वो सिलेक्शन होने में देरी होता है। जी। लेकिन एक किसी डीसी ऑफिस में कोई क्लर्क का पोस्ट खाली रह जाए, जी। जो आज का काम है वो कल होगा, कल का काम परसों होगा। जी। लेकिन बिजली में अगर मौके पे आदमी नहीं होगा तो काम तो नहीं चलेगा। जी। इसीलिए हमें मजबूरन जी। वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ रखना पड़ता है। इसीलिए उसको इमरजेंसी सेवाएं कहा जाता है। बिल्कुल। और वो इमरजेंसी सेवा ऐसा है जैसे हरियाणा ट्रांसपोर्ट का बस है। जी। ड्राइवर कंडक्टर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी।
जी ऐसे ही हमारे सब स्टेशन है, तो सब स्टेशन अटेंडेंट, सब स्टेशन इंजीनियर नहीं होंगे तो नहीं चलेगी। जी कहीं ख़राब हो गया, उसको ठीक करने के लिए आदमी को जाना पड़ेगा, वहाँ वर्चुअली कुछ नहीं हो सकता। जी तो इसीलिए ये हमारी एक मजबूरी है कि हम करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि हर बार जब कोई सब स्टेशन बनाते थे, कोई सब डिवीज़न बनाते थे, उसके पोस्ट सैंक्शन करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता था, सरकार में भेजना पड़ता था। अब हमने सरकार से नॉर्म अप्रूव कर लिया है जी। कि अगर एक सब स्टेशन बनेगा तो कितने स्टाफ लगेंगे 24 आवर उसको देखने के लिए। जी फिर वो स्टाफ का पोस्ट सैंक्शन हम अपने लेवल पे करते हैं, कहीं नहीं जाते। जी ये एक इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि सिलेक्शन जितनी जल्दी होगा, रेगुलर तरीके से लोग आएंगे। एक एचबीपीएन के सब स्टेशन में 25 से 40 करोड़ रुपए हमने लगाया है। जी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के हाथ में देने से एक खतरा रहता है। जी अगर रेगुलर स्टाफ होंगे, उचित स्टाफ होंगे, जी तो फिर वो बचा रहेगा। और लोगों को काम करने के लिए कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, आजकल तो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले होता था कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को कॉन्ट्रैक्टर बीच में बदल देता था, उसको सिखाया काम हमने, वो चला गया, एक नौसिखिया आ गया, ये एक डर रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग रेगुलर स्टाफ सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जी माननीय चेयरमैन सर, जिस प्रकार से आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्कृष्ट अधिकारी के तौर पर आपकी गिनती होती है और आपने सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आपने जिम्मेवारियों का निर्वहन किया और आपको बारीकी से पता है कहाँ किस लेवल पे कमियों को दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी सरकार और आम जनता के बीच का पुल का काम करता है। जितनी सरकारी योजनाएं हैं आपके माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक जाएंगी और अंतिम व्यक्ति की पीड़ा का समाधान भी आपके माध्यम से होगा। माननीय चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से कोई डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, उसका कोई 89 का कोई केस है, वो हाई कोर्ट ने 2010 में उसको जिता दिया पावर डिपार्टमेंट का, उसके बाद भी 2015 को वो कर्मचारी रिटायर हो जाता है और 2019 में वो दुनिया से स्वर्गवास हो जाता है, तब तक उस व्यक्ति को न्याय ना मिल पाना, जबकि उसका जस्टिफाई माननीय ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कर दिया। उस प्रकार से, क्योंकि आपको सरकार के हित का भी ध्यान रखना है और कर्मचारी और जनता के हित का भी ध्यान रखना है, तो बतौर चेयरमैन किस प्रकार से कर्मचारी अपने हितों को सुरक्षित मानेंगे कि ऑनरेबल चेयरमैन साहब सभी मापदंडों पर, सभी पैमानों पर बड़ी बारीकी से और पैनी नज़र रखे हुए? जहाँ तक कर्मचारियों की सामूहिक हित का साथ बात है, तो समय समय पर जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में मीटिंग करता रहता हूँ। जो व्यक्तिगत रूप से किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत है, वो लोग भी आते हैं, अपने रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसके ऊपर भी अमल की जाती है। जी कोई पर्टिकुलर केस जो है वो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन आम तौर पर हमारे पास सफिशिएंट रेड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसके ज़रिए कोई किसी का कोई अगर दिक्कत है, कोई शिकायत है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसको हम ठीक करते हैं। जी माननीय चेयरमैन साहब, जो लाखों युवा आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप विभिन्न भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा के रूप में काम कर रहे हैं, और जो लाखों युवा आपको आज इस इंटरव्यू के माध्यम से देखेंगे, उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश, ताकि वो जीवन में किस प्रकार से उन्नति के मार्ग पर चलते हुए एक ईमानदारी और कर्मठता से अपने देश का, समाज का और अपने परिवार और उसका निर्माण अच्छे से कर पाए। मैं सोचता हूँ कि कहने से करके दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। जी प्रत्येक युवा का एक सपना होता है कि वो क्या करना चाहता है। कुछ बच्चे हमारे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। जी तो सभी में एक संभावना है। जी उस संभावना और परिश्रम, ये दोनों को मिला के उनको रिजल्ट मिलता है। जी इसीलिए सभी लोगों को सिर्फ मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, जी इससे कुछ नहीं मिलता। कहते हैं सोया हुआ शेर के मुंह में हिरन आके अपने आप घुस नहीं जाता, जी शेर को उसके पीछे भागना पड़ता है। जी और ये डिस्कवरी चैनल वगैरह आ जाने के बाद हमें पता चलता है शेर 10 बार भागता है तो एक बार पकड़ में आते हैं। जी तो मेहनत बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि जब आप किसी पोजीशन पर पहुंचते हैं, पदवी पर पहुंचते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जी उस पदवी का मान रखने के लिए ईमानदारी के साथ, लगन के साथ काम करना है। जी जब आप देखिए, पहले ज़माने में समाज सुधारक होते थे, जी जिनको कुछ पैसा नहीं मिलता था, वो समाज सुधार के लिए अपना घर छोड़कर करते थे। जी लेकिन सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ पर जो लोग हैं, उनको तनख्वाह मिलता है और उनको समाज सुधार के मौका मिलता है। जी इसीलिए अपने ये जो रोल है उसको निभाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो आम जनता है, आम लोग हैं,
इनसे जुड़ा रहना चाहिए। जी हम इसी समाज से हैं, इस समाज के दुख दर्द को समझते हैं। जी। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये लोग मेरे से हीन है, मेरे से बहुत नीचे हैं, जी मैं उनसे बात नहीं करूँगा, जी मैं उनको दूर रखूँगा, ये सोच नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम तो ऐसे परिवार से आए हैं जहाँ हमारे चाचा भी गांव में रहते हैं जी या हमारे कोई बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो छोटे पद भी पर काम करते हैं। जी हमें ये सोचना चाहिए वो भी किसी अधिकारी के सामने जाते, उस अधिकारी से अपने परिवार के लिए चाहते हैं, वैसा ही बर्ताव हम सारी दुनिया को दें जो हमारे पास आते हैं। जी। माननीय चेयरमैन साहब, आपका प्रशासनिक क्षमता का लोहा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तक आपकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मानते आए हैं। एक किस्सा मुझे थोड़ा याद आता है, उसके बारे में चर्चा आप ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। जाट आंदोलन के दौरान भी जब सरकार के हाथ पांव फूल गए थे, उस स्थिति में भी आपने मौके पर आकर उस परिस्थिति को संभाला। और उसके अलावा चेयरमैन साहब, एक किस्सा सुनने में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को कहीं हिसार जाना था और वो धरने प्रदर्शन की वजह से नहीं जा पा रहे थे, विवाद का समाधान निकाला था। थोड़ा वो दूसरे रास्ते से चले गए जी, लेकिन उसके बाद उन गाँव से लोगों से संपर्क किया, उनके साथ जुड़े हुए जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उन लोगों से संपर्क किया जी और कुछ ही चंद दिनों में फिर हम वहाँ बात सिरे चढ़ गया और वो जो उन लोगों ने जो पथरोध करके बैठे थे वो खुल गया था। जी। ऐसा ही था वो वाक़या। जी, जिस प्रकार से माननीय अदालतों में अनेकों कर्मचारियों के मामले चल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, यदि प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर उनको ट्रेसिंग, उनकी ट्रैकिंग, उनकी समस्या का समाधान अगर समय रहते कर दें तो उससे माननीय न्यायालय का भी समय बच सकता है और एक कर्मचारी की हरासमेंट भी बच सकती है। अनेकों ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी टेबल पर 24 आवर्स से ज़्यादा कोई कागज़ को रहने नहीं देते, वो रात के 12 बजने से पहले सेम डे में उन कागज़ों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो किस प्रकार से सर माननीय अदालतों का भी भार कम हो और आम जनता की जन समस्या, उस बारे में आपका जो मार्गदर्शन मिल पाएगा तो अनेकों आम जनता के भी और प्रशासनिक अधिकारियों पे इस अनुभव का फ़ायदा मिल पाएगा सर? राज्य सरकार की इस बारे में एक नीति है कि जहां डिस्प्यूट कर्मचारी और विभाग के बीच में, पर उस संबंध में कोई और फैसला पहले से हुआ है, पहले हम करते थे एक केस में फैसला हुआ है उसी केस में उसको सुविधा दे देंगे, लेकिन बाकी लोग जो ऐसे ही हैं लेकिन वो कोर्ट में नहीं गए उनको सुविधा नहीं दी जाती थी। अब हमने फैसला कर लिया है कि वैसे ही जो बाकी केसेज हैं उनको कोर्ट जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, उनको वही सुविधा दे देंगे जो किसी केस में कोर्ट ने फैसला कर दिया है। एक तो ये है। दूसरा है, हम एक रेगुलर तरीके से मॉनिटर करते हैं कि जो लोग हमारे रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के 6 महीने से पहले हम देखना शुरू कर देते हैं उनकी सर्विस वेरिफिकेशन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उनका कोई रिकवरी है उसके बारे में सारी ब्यौरा है कि नहीं है, गवर्नमेंट के सारी जो आर्थिक बेनिफिट है वो सारी रिलीज़ हो जाना चाहिए, उसको अगले महीने से पेंशन मिल जाना चाहिए। पंचकुला के हेडक्वार्टर से रिटायर होते हैं उनके लिए एक विदाई समारोह करते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के बहुत सारा समय 35-36 साल में दफ्तर को देते हैं जी, और ज़िंदगी का बहुत बड़ा समय घर में जाकर तो लोग सो जाते हैं जी, दफ्तर में अपने जागता हुआ समय का एक बहुत समय वहाँ बिताते हैं और उनकी पहचान उसकी दफ्तर से होती है। इसलिए वो उस दफ्तर से जाते वक्त सम्मानजनक तरीके से वो घर जाएं, वो भी हम कोशिश करते हैं। जी। माननीय चेयरमैन साहब, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की उसकी आंखें उसके पीए होता है। अगर कोई भी आईएएस अधिकारी सभी फाइलों को नहीं अपने तरीके से देख पाता, अगर वो पीए किसी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन माननीय प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाता है और उसका बैड इफ़ेक्ट ये होता है कि किसी आम व्यक्ति को न्याय से वंचित रह जाता है और जो दोषी है वो सज़ा से बच जाता है, उस स्थिति में किस प्रकार से एक प्रशासनिक अधिकारी कैसे उस सही और गलत में फैसला कर पाता है? प्रशासनिक अधिकारी को पीए इसीलिए नहीं दिया गया है कि वो फाइल उनकी तरफ से पढ़े। पीए सिर्फ उनके समय सारणी को ठीक करने के लिए, टेलीफोन मिलाने के लिए, उनके जो डिफरेंट एंगेजमेंट हैं उनको मैनेज करने के लिए रखा जाता है। मेरा प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी से ये ज़रूर आग्रह होगा कि वो अपना फाइल खुद पढ़े। जी, फाइल को पढ़ के मदद करने की ना तो तजुर्बा जी, ना वो क्वालिफिकेशन पीए के पास। जी। बहुत बहुत आभार माननीय चेयरमैन साहब, आपने रिवॉल्यूशन इंडिया को गौरवान्वित महसूस करा दिया कि आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। जब इस प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी
जनमानस के रूप में अपनी प्रशासनिक सेवा के दौरान और आफ्टर रिटायरमेंट जब वो किसी विभाग को चेयरमैनशिप कर रहे होते हैं, निश्चित तौर पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं निर्बाध तरीके से आम जनता तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।